यादों का इडियट बॉक्स जब वो आता था तो उनसे भी मैं काफ़ी प्रभावित था। मुझे लगता है रेडियो जॉकी के डे टू डे लाइफ में सबसे पहले तो उठना होता है। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है, जानना खुद को, साथ ही साथ अपने आप की चीज़ को तोड़ना, हर दिन अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना। आज मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, मैंने किसी को कमिटमेंट दिया, एक ख्याल लिखा है मैंने कि कितने तोड़े जा सकते हो, कितने तोड़े जा सकते हो जितना तोड़ा जा सकता है, कितने तोड़े जा सकते हो जितना तोड़ा जा सकता है, कितने तन्हा रह सकते हो जितना छोड़ा जा सकता है। पर आज की जो जनरेशन है जिसे जिनजी बोला जाता है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्रिटिसिज्म और ट्रोल करना उन्हें कूल बनाता है कि मैं अगर किसी के पोस्ट पे जाके उसे ट्रोल कर दूँ कुछ नए तरीके से तो लोग मुझे थोड़ा कूल समझेंगे। क्योंकि मैंने उषा उत्थुप जी के साथ आपका पोस्ट देखा था, तो वो कैसे, आप उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था, वो एज अ पर्सन कैसी हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषिकेश कौर एंड वेलकम टू रॉकेट रीच मीडिया। आज हम एक स्पेशल गेस्ट के साथ हैं जिनका नाम है सिद्धांत, और वो है इश्क एफएम के आरजे। तो चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो सिद्धांत भैया। हाय हाय वेलकम टू ऋषिकेश। रॉकेट रीच मीडिया। थैंक यू। और कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे? लोग ऋषिकेश जाते हैं वाइब लेने के लिए, मैं वाइब विद ऋषिकेश पे आ गया और वाइब मिल रहा है। आगे बातचीत का सिलसिला स्टार्ट होगा और भी बातें आएगी। बिल्कुल। कैसे हो तुम, पहले ये बताओ। मैं बहुत मस्त हूँ। आज आपके साथ बैठ के जो बातचीत होगी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी से ही इस पॉडकास्ट के लिए। तो सबसे पहला आपसे एक ये क्वेश्चन है कि ये जो रेडियो जॉकर्स होते हैं उनके डे टू डे में क्या होता है, मतलब अ डे इन अ लाइफ ऑफ रेडियो जॉकर। रेडियो जॉकी एक ऐसी जिम्मेदारी, मैं कहूँगा उसे, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इन्फॉर्मेशन भी देना है और एंटरटेनमेंट वैल्यू दोनों बरकरार रखना, उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप किसी चीज़ पर, आपका क्रिएटिव टेक क्या है, आप ऑब्जर्व कैसे चीज कर रहे हैं आसपास के चीज़ों को। क्योंकि बचपन से हम लोग, सारे ही लोग रेडियो सुनते थे कभी ना कभी। मैं नीलेश मिश्रा को सुनता था, यादों का इडियट बॉक्स रात में 12 बजे करीब आता था, जिनका भी स्लो इंटरव्यूज वगैरह आता है। बहुत सारे आरजेस को सुना है और सुनते सुनते लगा कि नहीं, रेडियो में कुछ तो बात है। ओल्ड स्कूल हूँ, ओल्ड स्कूल है हम लोग सब तो नहीं कह सकता, पर मैं ओल्ड स्कूल हूँ। मैं भी और हूँ। और आई नो यू, मैं तुम्हें काफ़ी अरसे से जानता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ऐसा कुछ कर रहे हो। और ये रेडियो ऑडियो के माध्यम से मतलब और मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हम एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट और अपना क्रिएटिव वैल्यू, मतलब तीन चीज़, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट और क्रिएटिव वैल्यू, कैसे लोगों तक पहुँचाए। तो मुझे लगता है रेडियो जॉकी के डे टू डे लाइफ में सबसे पहले तो उठना होता है। वो मुझे बड़ा मुश्किल मेरे लिए होता है, क्योंकि मैं बड़ा सुनना पसंद करता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, जो सोता है वो खोता है, तो अब कुछ पाने और कमाने के लिए निकलना पड़ता है हमें। रेडियो जॉकी अपने स्टूडियो पे जाता है, उसके पास कंसोल होती है, कुछ स्क्रीन होते हैं, गाने होते हैं और लोग होते हैं। लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए रेडियो जॉकी का दिनचर्या जो है वो इतना ही है कि बस आप लोगों को कैसे स्पेशल फील करा सकते हैं। उन लोगों को जो शायद अभी भी रेडियो पे सुन रहे हैं कोई एक गाना, जिनका मन है कि मेरी आवाज़ आ जाए, मेरा कोई गाना रिक्वेस्ट प्ले कर दे। ये है एक रेडियो जॉकी का लाइफ। तो आज के ज़माने में भी रेडियो सुनते हैं लोग? सुनते हैं तभी मुझे पैसे मिलते हैं अदरवाइज नहीं मिलते। जी हाँ, बेशक सुनते हैं। मैं आपको एक छोटा किस्सा बताऊंगा। एक बहुत वृद्ध, एक बहुत एल्डरली कपल है, जो लोग दुकान पे एक साथ काम करते हैं हमारे हावड़ा में। मैं हावड़ा का ही हूँ और ये मेरा बेहद अजीज भाई है। अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ, वी नो ईच अदर पर्सनली एज वेल। तो वो दो कपल बहुत ज़्यादा एज में भी एक रेडियो उनके दुकान पे रहता है और वो काम करते रहते हैं। रेडियो एक पैसिव मीडियम है और मेरे चैनल का नाम ही इश्क है। तो इश्क बांटना, और उन दोनों में जो इश्क देखता हूं मैं, वो ब्रेकअप पैचअप इस टर्म से नहीं है, इसके परे है। वो निभाने वाला है, उसमें नाम नहीं देने वाला है। तो मुझे लगता है कि रेडियो ऐसे लोग सुनते हैं। रेडियो बहुत कोई जो ड्राइव करते हैं वो सुनते हैं, किसी को ट्रैफिक अपडेट चाहिए, यूटिलिटीज चाहिए, तो ऐसे लोग सुनते हैं तभी हम हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में तो सिर्फ रेडियो ही एक मीडियम होता था एंटरटेनमेंट का, न्यूज़ का, ये सब चीज़ का। बट आजकल इतने सारी चीज़ें आ गई है कि आपको टिप पे, एक क्लिक पे आपको न्यूज़ मिल जाती है, एक क्लिक पे आपको एंटरटेनमेंट मिल जाता है। तो अब रेडियो आपको लगता है कि पहले से सैचुरेट हुआ है? देखिए, बेशक डिजिटलाइज हुआ है, मैं कहूँगा, रादर देन अच्छा। सैचुरेशन वाली बात को। डिजिटलाइज हुआ है रेडियो। रेडियो अब दिखता भी है, पहले सुनाई देता था, अभी भी सुनाई देता है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी है। तो कुल मिला के मकसद यही है हमारा ना, कि इस पॉडकास्ट से भी हम लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं। और रेडियो और डिजिटल को मिला के जो तीसरा एस्पेक्ट निकलता है, वो है हमारा एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। मैं आपके बहुत सारे शोज़ देखता हूँ, जो आप एनर्जी लेके आते हो, जो
आप सबको एक साथ केटर करते हो, ऑडियंस को जो कॉल कर रहे हैं या जिनको, तो वो एनर्जी आपके अंदर डेली कैसे आता है कि हाँ मैं सब कुछ भूल भाल के वैसे एक स्माइल के साथ सबको एड्रेस करूँ ऑडियंस को, तो उसका क्या राज है? देखिए राज बहुत सिंपल सा है। मैंने एंकरिंग भी करी है। अर्ली अच्छा। स्टेज में मैं एक डांसर था, मैं लिलवा से ही था, और लिलवा में ही हमारा रॉकी एंड डांस ग्रुप दाई थे, हमारे रॉकी थापा, मेरे उस टाइम मेरे भाई, मेरे टीचर, पहले टीचर, जिनको देख के, ऐसे फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने कभी नहीं ली, देख के जिनको सीखा। तो क्या होता है कि जब आप क्रिएटिव होते हो और आप लोगों के बीच में नहीं रहते और आप लोगों के बीच से निकलते हैं, तो आपको पता होता है कि आपकी खुशी की रिलेटेबल जो पॉइंट होता है ना, वो उसकी खुशी में भी होगा। अगर आपको स्कोर जानना है कि आप फोन पे बैठे हैं बस पे और दूसरा भाई भाई स्कोर क्या हुआ है, तो उसको बताना, नर्व पकड़ना ऑडियंस की बहुत जरूरी है। और एनर्जी खुद लोग होते हैं। आप सोचिए ना, आपके पास एक ऐसा काम है जहां आप सुबह उठते हैं और लोगों को खुश करने के लिए आपको निकलना पड़ता है। आपका सिचुएशन कुछ भी हो, आपका माइंडसेट कुछ भी हो, बट एक टर्म है, द शो मस्ट गो ऑन। वो रेडियो पे हो, वो स्टेज पे हो, या फिर वो कहीं भी हो, या इस जरिए भी शो चलते रहना चाहिए। और शोमैन जो होता है उसकी अपनी इमोशंस को उस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो होता है तो वो सबका होता है, वो किसी एक का नहीं होता। और इसीलिए मैंने लिखा है कि हर किसी से हो रही जब हर किसी को, फिर क्यों मोहब्बत से मोहब्बत नहीं किसी को, बांटते हुए एक रोज इश्क बन गए हम, फिर तो हम ही हो रहे थे हर किसी को। तो ये एनर्जी अपने आप आती है, आपकी मुस्कुराहट से आती है। और मुझे लगता है कि अगर लोगों को जानना है, अगर आपको बहुत अच्छा स्टेज वाला पर्सन बनना है, तो आपको पहले क्राउड पे खड़ा होना सीखना होगा। आप वीवीआईपी बन के प्लेन पे ट्रैवल करके ट्रेन की बात नहीं कर सकते, लोकल ट्रेन की। विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो प्लेन पे चल रहे एग्जाम्पल है वो गलत है, पर आपको जमीन पे रह के, ग्रास रूट पे रह के आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि उनकी खुशी क्या है। ये सड़क है, हम लोग इस पे हर रोज चल रहे हैं, ये कैसा फील करती होगी जब एक बस उसको कुचलते हुए जाती है, जब उस पर कोई गिर जाता है, जब उस पर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है अकस्मात, तो सड़क का क्या भाव होगा, उस सड़क का क्या इमोशन होगा अगर वो जिंदा होती तो। सारे कवि जितने भी शायर हैं, जॉन एलिया से लेके जितने भी, उन्होंने बस दर्द को, आपके सोच को, आपके विचार को अपने शब्द दिए। जी बिल्कुल। तो जितनी अच्छी बातें आप करते हो, तो ऑब्वियसली रेडियो जॉकर का ये जॉब है। तो अगर कोई भी एस्पिरेंट जिसे रेडियो जॉकी करना है या बनना है, तो उसे क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए? मैं पहले तो अपनी अपनी बात कहता हूँ कि मैंने 16 साल पहले एक सपना देखा था। मैंने नहीं, इनफैक्ट मेरी माँ ने, अब वो नहीं है इस दुनिया में, पर उनका सपना था। 2 साल पहले उनका देहांत हो गया, हार्ट अटैक। तो उनका सपना था कि मैं आरजे बनूं। 16 साल से मैं भी उनके पीछे ही लगा था। मैं किसी ना किसी तरीके से एंकरिंग कर रहा था। कई बार मैंने बहुत हजारों लोग को देखा स्टेज पर मेरे लिए चिल्लाते हुए, तालियां बजाते हुए। पर मुझे लगता है उन्होंने ही सिखाया है कि बुरे वक्त में सब्र और अच्छे वक्त में शुक्र, ये हमेशा ध्यान रखना। और 2 लोग के लिए भी परफॉर्म करो तो इतने ही शिद्दत से करो जितने 40,000 के लिए कर रहे हो, जितने 50,000 के लिए कर रहे हो। और ये जो रेडियो जॉकी बनने की जो एनर्जी थी, जो एस्पिरेशन था, मैं भी एक एस्पायरिंग आरजे था, अब आरजे बन रहा हूँ। और वो हर दिन का प्रोसेस है, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। अगर कोई कहता है कि सक्सेस आपको मिल गया तो वो झूठ है। सक्सेस कोई फ्लोर नहीं है, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, एज आई सेड कि धोनी भी कहते हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, तो सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं। अब नसीब अपना क्या बताऊं किस कदर सा हो गया, हम मंजिल ढूंढने निकले और इश्क सफर से हो गया। तो सफर ही है, सफर ही खुद में एक जर्नी है। मतलब जर्नी जो है वही डेस्टिनेशन है, इसके अलावा कुछ है नहीं। और रेडियो जॉकी, एक्चुअली जॉकर नहीं, आई एम सॉरी, रेडियो जॉकी अगर किसी को बनना है तो उसको तो पहले अपने आप को ढूंढना होगा। जैसे रणबीर कपूर ने तमाशा में खुद को ढूंढा, जैसे इम्तियाज अली हर पिक्चर बनाते हुए खुद को ढूंढते हैं, जैसे अरिजीत सिंह स्कूटर पे बैठ के भी दुनिया रूल कर सकते हैं। तो सादगी बहुत जरूरी है, क्रिएटिविटी, इंफॉर्मेशन। आपका हर क्रिएटिव चीजों पे टेक क्या है, आपकी राय क्या है, आपका विचार क्या है, और आप उसको किस तरीके से परोसते हैं। मुझे लगता है टोटो चलाने से लेके खाना बनाने से लेके कोई भी बड़ा आर्ट फॉर्म, हर चीज को मैं आर्ट की तरह देखता हूँ। तो अगर किसी को रेडियो जॉकी बनना है तो पहले चाहिए शिद्दत। हो सकता है आपको 1-2 साल में मिल जाए अपॉर्चुनिटी। मैं आरजे हंट के तहत गया, तो वो कहते हैं ना मेरिट पे आए हैं। आरजे हंट के तहत गया और आरजे हंट में बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टैलेंटेड लोग। लक और मेहनत और स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, सब कुछ मिला के कुछ मेरे फेवर में ना,
मैंने वो जीता, जीतने के बाद अब मैं आरजे हूँ। मुझे 16 साल लगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबको लगेगा, क्योंकि एक शेर है बहुत पुराना कि किसी को घर से ही निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई उम्र भर सफ़र में रहा। तो रेडियो जॉकी अगर आपको बनना है तो आपको वो चाह चाहिए। आपको कुछ भी बनना हो ज़िंदगी में, रेडियो जॉकी एक टर्म क्यों ले, कुछ भी बनना है, आपको बस वो जज्बा चाहिए कि हर दिन मैं सोऊंगा, भले मैं रोते हुए सोऊं, लेकिन सुबह उठ के हंसूंगा और अपने सपने को पूरा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि ये आपका सपना 16 साल से था, तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे रेडियो जॉकर को फॉलो करते होंगे, तो कुछ ऐसे रेडियो जॉकी जो हैं ऑलरेडी हैं इतने बड़े बड़े, उनका कुछ किस्सा या जो आपको पसंद हो, जिससे आप इंस्पायर हुए हो? जी हाँ, बेशक बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ पे मेरे मेंटोर भी रह चुके हैं, आरजे नील हैं। उनकी अगर बोला जाए कि क्रिकेट की दुनिया में जैसे राहुल द्रविड़ है, आरजे नील मुझे कोलकाता से हैं, आरजे नील मुझे उस तरीके के लगते हैं, बहुत अच्छा उनका शो होता है। बहुत सारे लोग हैं यार, एक एक का नाम लेकर मतलब, पर वो मेरे मेंटोर है और वो बहुत अच्छे एक जॉक है। जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसपे आपको ऐसे ढीले ढाला नहीं, आपका टेक बहुत शार्प होना चाहिए, आपका स्पॉन्टेनिटी आपकी होनी चाहिए, आपका ह्यूमर ऑन द बैंग ऑन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिला के मुझे लगता है कि आरजे नील मैंने बहुत सुना है, जाना है, और साथ ही साथ प्रवीण सर है, उसके बाद नीलम मैम है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, जितना नाम लोगे उतना कम है। पर नीलेश मिश्रा यादव का इडियट बॉक्स जब वो आता था तो उनसे भी मैं काफ़ी प्रभावित था। तो अब जैसे रेडियो में आजकल बहुत सारे मैंने कॉमर्शियल्स देखे हैं कि जो प्रैंक करते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ होता है। पहले सिर्फ गाना होता था, न्यूज़ वगैरह होती थी, आजकल समय चेंज हो गया है, इंटरटेनमेंट का चीज़ें, प्रैंक वगैरह ये सब, तो ये सब आप भी करते हो क्या, जैसे कॉल करके या? जी, सबका स्टाइल अलग होता है। अगर आप कहिए कि विराट कोहली फिनिशर के तौर पे आ जाए, ऑब्वियसली वो चेज मास्टर से फिनिश कर देगी। मैं खुद को विराट कोहली नहीं कह रहा, मैं एक बहुत मामूली सा इंसान हूँ, मुझे सिंपल चीजें बहुत पसंद है। पर हर किसी का अलग किरदार होता है, रेडियो पे भी आपके किरदार होते हैं, आपको उस तरीके से ही करना है जिसकी जो पसंद होती है। आपने देखा होगा मैं रैप करता हूँ, क्योंकि मैं रैपर हूँ, मुझे पता है कि मैं गाने बना सकता हूँ, तो और भी बहुत कुछ चीजें कर सकता हूँ। प्रैंक करते हैं लोग, मैं भी कर सकता हूँ, पर फिलहाल मेरा जो जिम्मेदारी है और मुझे जो लगता है अच्छा, आपको कुछ भी कर सकते हैं, आप प्रैंक कर सकते हैं, आप पैरोडी बना सकते हैं, और करते ही हैं हम, ऐसा नहीं हम कुछ नहीं करते। बट हाँ, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, और मेरी ये है कि मैं भैया आप मुझे जो दो मैं कोशिश करूंगा और पूरे शिद्दत से पूरा करूंगा। मेहनत मेरी स्पेशलिटी है। आपकी ये 16 साल की शिद्दत सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है कि मैं आपके पास्ट के बारे में जानूं, कि आप कहाँ से आए और आज जहाँ पहुँचे हो वो कैसे पहुँचे, वो जर्नी के बारे में मुझे बहुत जानने का मन कर रहा है। मैं यहीं से हूँ, एक्चुअली लिलुआ से हूँ मैं, और मेरा जन्म भी कोलकाता में हुआ था एक्चुअली, नानी के यहाँ पे बड़ा बाजार वो जो जगह है, तो वहाँ से मैं पैदा हुआ, और फिर मैं अपने पिताजी के घर लिलुआ में रहने लगा। धीरे धीरे बड़ा हुआ, पहले डांस का बहुत शौक था। वो नहीं होता है सरस्वती पूजा में एक लड़का होता है जो क्लास में बड़ा एवरेज होता है, हाँ, पढ़ाई लिखाई उसको उतनी आती नहीं है, पर हाँ डांस के मामले में वो ठीक ठाक है, पर बहुत बहुत अभी तो शरारती हूँ, पहले बहुत अच्छा था, पहले बहुत मासूम सा था। तो मुझे लगता था टीचर्स डे वो डे है जो मेरा दिन है, जहाँ मैं डांस करूंगा और टीचर लोग खुश हो जाएंगे। मुझे लगता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ और लोग खुश हो जा रहे हैं। ऋतिक रोशन का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, उनकी आवाज़, उनका डांस, उनको देखकर इंस्पायर होता था। कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं, कभी डांस कर दिया। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि मैं डांस करने लगा, मैं सीखा नहीं पर मैं डांस करने लगा। अब एनुअल डे में, और तो एक बहाना भी होता था कि पीटी टाइम पे थोड़ा छुट्टी मिल जाता है कि ना, बाकी लोग पढ़ रहे हैं आप डांस कर रहे हो, तो एक स्वैग किया भाई मैं ही हूँ अंदर, ठीक है तुम लोग फर्स्ट आते होगे, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ लेकिन मुझे डांस आता है। तो ये सिलसिला वहाँ से स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैं कॉलेज पे आया। कॉलेज में आने के बाद श्यामा प्रसाद कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, अपनी ग्रेजुएशन की। मैंने क्लास 12 पास किया श्री जैन विद्यालय से। उसके पहले मैं आर के अकेडमिक पॉइंट में पढ़ता था, जो कि बामनगाछी में। वहाँ पे भी काफ़ी टीचर्स थे, वहाँ पे बहुत लोग अच्छे अच्छे थे, हमारे प्रिंसिपल सर थे, मैम थे बहुत सारी, और उन्होंने एक कैंप पे ले किया था। आप पूछते ना कि टर्निंग पॉइंट क्या होता है, उस शाये बंदे को इतना ज़्यादा, जो अभी मैं बकबक कर रहा हूँ आपके साथ, वो कैसे हुआ। मैं एकदम चुपचाप रहने वाला बंदा था, हाँ डांस करता था, बट देन एलटीएस एक कैंप हुआ था हमारे स्कूल से, हमें ले जाया गया था, क्योंकि मैं बड़ा काम बच्चा था, तो उन्होंने समझा कि काम का है, काम है तो काम का है, तो इसे ले चलो।
मैं गया वहाँ पे, लोग आके कुछ कुछ एक्टिविटी होती थी जहाँ खुद को एक्सप्रेस करना होता था। तो मैंने पहले दिन देखा लोग यहाँ पे कह रहे हैं, मैं क्या कुछ तो अलग हो रहा है, ये तो दुनिया के बाहर हो रहा है। हमारी दुनिया हावड़ा से बाहर नहीं निकलती थी। ये बहुत बेसिक चीज़ है और इसमें बुराई कुछ नहीं है, पर वही है कि आपको जितना दिखता है उससे ज़्यादा होता है, उससे बड़ी है दुनिया। तो उस कैंप पे मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ बात कर सकता हूँ। फिर अगले दिन मैंने ट्राई किया, वहाँ पेड़ों के साथ जाके आप इंटरेक्ट करो, अपने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करो और उसको बोलो। वो पहली बार था जब मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व करके बोला, वहाँ से ये कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं मैं बोल सकता हूँ। फिर मैंने एक पोइट्री पढ़ी थी, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, वो लाइन पढ़ा मेरे स्कूल में, जिसने मुझे इंस्पायर किया कि शायद ये पोइट्री कितनी अच्छी चीज़ है, ये क्यों नहीं लिख सकता मैं। तो टूटा फूटा जो भी मैंने लिखना स्टार्ट किया। स्टार्ट करते करते मैंने फिर जब मैं कॉलेज में आया, जैसा मैं कह रहा था, श्यामा प्रसाद कॉलेज, वहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिला क्योंकि मैं आर्टिस्ट था और लोगों को खुशी होती थी इस बात पे। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जब लोग आपके खुशी पे खुश हो, आपकी अचीवमेंट पे। मैं हमेशा मैं बहुत इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि सामान्य रहो, कुछ भी अच्छा हो या कुछ भी बुरा हो, कि ये दुनिया, ये लाइफ एक प्ले है, आपको अपना गेम समझना है। आप फिल्म में जा रहे हो, फिल्म देखते हो, फिल्म बन नहीं जाते हो। तो ये जिंदगी जो भी हो रही है, ये एक फिल्म है। मैं फिल्म बन नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट विटनेस बनना चाहता हूँ, एक साक्षी भाव रखना चाहता हूँ कि हाँ देख रहा हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ। पहले मुझे सेंसिटिव था तो बुरा लगता था, अब लगता है जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, ये तो गेम है। तो जिस दिन आप इस तरीके से देखने लगोगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। रही बात पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने की, तो जब स्टेज पे आया और एक बहुत बड़े सिंगर है दर्शन रावल, उनका एक शो था और मैं डांस भी करता था, तो कॉलेज रिप्रेजेंट करना, सिक्किम यहाँ वहाँ जाना, वो तो मैं करता ही था। पर फिर मैंने एंकरिंग ट्राई की। मैंने स्टेज पे ही मिमिक्री करते करते अचानक से रियलाइज किया कि नहीं, मैं मिमिक्री कर सकता हूँ। मैं मिमिक्री कर पा रहा हूँ, मैं शायरी बोल पा रहा हूँ। शायरी तो खैर बहर में होता है, हम लोग राइम करते हैं। शायरी बहुत अपने आप में एक बहुत टफ और बहुत बड़ी आर्ट फॉर्म है। तो मुझे लगा कि अब ये भी कर सकते हैं। उसके बाद कॉलेज दर कॉलेज कल्चरल फेस्ट, कॉलेज को रिप्रेजेंट करना, लोगों का प्यार मिलना, एनर्जी और जज्बा यही रहा कि लोगों को खुश करना। इससे खुश हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर दो जिससे लोग खुश हो जाए। रेडियो में जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ आपका पोस्ट वगैरह देखा है, तो कुछ ऐसा किस्सा बताइए। मैंने उषा उत्थुप जी के साथ आपका पोस्ट देखा था, तो वो कैसे, आप उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था, वो एज अ पर्सन कैसी हैं? बेहद अच्छी हैं, बहुत अच्छा बात करती है और बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। और मतलब मैं क्या बोलूँ आपको कि मैंने उनको कहा भी है, एग्जैक्टली यही सवाल था मेरा भी कि आप ऐसे इतना सुंदर कैसे बात कर रहे हैं। मैंने उनको कहा जाके, एक शेर था, मैंने उनको जाके कहा कि मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा किसका शेर है, पर मैं आपको देखते हुए कह रहा हूँ कि बड़ी खामोशी से उसे देखता रहा, कहते इबादत में बोला नहीं करते। इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन, आप देखिए वो कहाँ से आती है और कितने लैंग्वेजेस में गाती है, और किस उम्र में किसी भी गाने को वो जिस तरीके से ट्रीट करती है, एक क्लास बना देता है उस गाने को। उस गाने को लोगों में इतना चर्चित कर देता है। उषा उत्थुप, देखिए आर्टिस्ट लोग मेरे लिए भगवान समान है, चाहे वो कोई भी हो। और उषा उत्थुप जी का पैर मैंने छुआ, उनका हाथ माथे पे मिला। मुझे लगता है ना, एक मम्मी ने एक बात बोला था, मैं काफ़ी क्लोज हूँ अपने माँ के, हम सब होते हैं। उन्होंने एक बात कहा था कि जिस दिन माँ नहीं रहती है ना, दुनिया की हर माएँ तुम्हारी माँ बन जाएंगी। मुझे पता नहीं था ये इतना जल्दी सच हो जाएगा, पर हाँ, उनका वो इंसान मेरे जिंदगी में अब नहीं है, पर उनकी बातें जो है वो रह गई है। उनका तरीका, उनके सोचने का चीज़। तो जब भी मैं किसी औरत के पास जाता हूँ, चाहे वो चाय की दुकान पे हो या फिर कोई गा रही हो, तो मुझे लगता है उन सब में मुझे माँ दिखती है। और मैं जाके उनका पैर मैंने छुआ, ये शेर कहा, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। ऐसे लोग के बगल में आप खड़े हो जाओ तो साक्षात सरस्वती है। खड़े हो जाओ तो वही अपने आप में आपके लिए एटलीस्ट एक सेटिस्फाइड वाला दिन रहता है कि आज मैंने किसी से बात की, ऐसे शख्स से मिला कि जिसके बाद मुझे नींद निश्चित आएगी। तो अभी तक का सबसे बेस्ट डे आपका कौन सा रहा इश्क एफएम पे? इश्क एफएम पे हर दिन ही बेस्ट डे रहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं डिप्लोमेटिक बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि हर दिन ना कोई बच्ची रिकॉर्ड करके भेज देगी आपको वॉइस की, वो शो सुन रही है। कोई ऐसा इंसान जिसके आसपास कोई नहीं है पर वो आपको सुन रहा है, वो अपनी चीज़ें जाहिर करता है। आप उनको गाने सुना रहे हो, आप उनसे बातचीत कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ बता रहे हो, वो लोग काफ़ी स्पेशल फील करते हैं और वो आपको भी स्पेशल फील कराते हैं। तो रेडियो मेरे लिए वो जरिया है जहाँ पे मैं दूसरे लोगों को स्पेशल फील करा पाता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है, जितना मैं जानता हूँ। बड़ा नया हूँ इस इंडस्ट्री में, पर मुझे लगता है कि ये एक फैक्ट है कि हर दिन ही रेडियो में स्पेशल होता है।
हाँ, बैकएंड में आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, पर उस वक्त सब कुछ आप भूल जाते हो। यही तो बात है ना आर्ट फॉर्म की, कि आप डांस करो तो आप कहते हो डांस लाइक नो वन इज वॉचिंग, बट जब आप रेडियो पे हो तो एवरीवन इज लिसनिंग, ऑल ईयर्स ऑन यू। तो ये जो चीज़ है ये बरकरार रहती है, और आपस में जो तालमेल है लोगों का, इस पार से मैं हूँ और उस पार पूरी मेरे लिसनर है, उनका जो रिश्ता होता है ना, बिना देखे बिना सुने, बस आवाज़ के बेस पे, और इससे ज़्यादा सच्चाई किस रिश्ते में मिलेगी। तो आपकी जर्नी से मुझे पता चला कि आप पहले बहुत शाई थे, और ये जो जॉब है, और अब आप जैसे एक्सट्रोवर्ट हो या सबको इंटरटेन करते हो, तो वो जो ट्रांजिशन था, अगर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो शाई है, कुछ बोल नहीं पाते या चाहते हैं एक्सप्रेस करना, आर्ट है उनके पास, टैलेंट है बहुत सारा, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते इस डर से कि लोग जज करेंगे, तो उनके लिए आपको क्या सजेशन है? उनके लिए एक ही सजेशन है, ये कोई ऐसी बात नहीं, अगर यहाँ आके कोई भी कहे कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या, कि ये गलत बात होगा। हम सब सेंसिटिव होते हैं, हम सबको कुछ ना कुछ बुरा लगता है, कुछ ना कुछ अच्छा लगता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सपने देखिए, आप सपनों के पीछे लग जाइए। प्लान, एग्जीक्यूशन और कैलकुलेटेड रिस्क, इस तीनों चीज़ के बाहर आप नहीं जा सकते। आप सपने देखिए, आप ख्वाब पालिए, पर आप उसके लिए काम भी करिए। आपने एक बोर्ड पे सपने बना दिए और उस पर आप काम नहीं कर रहे हो, तो वो कभी पूरा नहीं होगा। प्लान, एक्शन एंड रिपीट, ये चीजें बहुत होनी चाहिए। और अगर आप शाय हो, शायद मैं भी हूँ, आज भी हूँ, डिफरेंस क्या है ना कि अचानक से कुछ नहीं होता, आप करते हो आप करते हो करते हो, एक दिन आप हिट कर देते हो वो स्पॉट कि नहीं, अब मैं थोड़ा बात कर पा रहा हूँ। आप रैप करोगे तो एक दिन में नहीं होगा, आप शायरी करोगे तो एक दिन में बहर नहीं सीखोगे, बहुत टाइम लगता है, मुझे आज भी नहीं आता। मैं कहता हूँ कि मैं ख्याल लिखता हूँ, जो भी मैंने आपको कहा, वो अगर मैं कहूँ कि मैं शेर कह रहा हूँ तो गलत होगा। शेर में काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज है, जानना खुद को, साथ ही साथ अपने आप की चीज को तोड़ना, हर दिन अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना। आज मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, मैंने किसी को कमिटमेंट दिया, मुझे वहां पहुंचना है, क्योंकि मेरा सपना तो सपना है, लेकिन उसके सपने की वैल्यू मैं कितनी कर रहा हूँ। जब आप दूसरों के सपने की वैल्यू करने लगेंगे, बात करने लगेंगे, खुलने लगेंगे लोगों के साथ, तभी मिलेगा। और लोग मिलते हैं, मुझे लगता है हमारे लाइफ में ये बहुत एक मिस्टिक अप्रोच है कि हर शख्स से जिनसे हम मिलते हैं, उन्हें पहले हम मिल चुके हैं, पहले लाइफ में मिल चुके हैं, और तब जाके इस लाइफ में वो किसी ना किसी कारण से है। तो अपना जो बैरियर है ना अपने बात का, अपने दिलों में जो आप रखते हैं, उसको तोड़िए। आप आईने के सामने बात करिए, आप किताबें रीड करिए। ऋतिक रोशन, वो स्टैमर करते थे, उन्होंने किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो बाहर आए। अब वो कहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा वो बनेगा जो हकदार होगा। ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, पर हम गरीबन के राह में गड्ढा खोद दिए, पर यही काम गलती कर दिए, हम गरीबन को छलांग लगाना सिखा दिए। तो ये डायलॉग डिलीवरी जो है, ये फ्लुएंसी कहाँ से आती है? जब वो मेहनत कर रहे थे अपने प्लान पे। हम बहुत अच्छे से बोल सकते हैं एक एसी रूम में बैठ के कि वो तो पैदा ही होंगे चम्मच लेकर सोने के, ऐसा नहीं होता है। आप सबको मेहनत करना होगा, हम सबको तोड़ना होगा। और मैं यहाँ बैठ के ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। जब ये बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, उस वक्त मैं भी सीख रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ लर्नर, आई एम अ सीकर। तो मैं सीखना है, और सीखना कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं खुद को कुछ साबित नहीं करना चाहता, मैं खुद को कुछ टैग नहीं देना चाहता, मैं जीरो रहना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप शून्य हो तभी आप जादू कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मे बी जो लोग आपको थोड़ा रोकते हैं, टोकते हैं, वो ज़रूरी भी है कि अगर आप कुछ टैलेंट है आपके अंदर, आप एक्सप्रेस कर रहे हो, अगर लोग रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, या आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, तो आपको शायद आपकी गलती ना दिखे, आपको हर बार लगेगा कि मैं तो सही ही जा रहा हूँ, बट वो क्रिटिसिज्म में भी आपको थोड़ा और परफेक्ट बनाता है। देखिए, दो तरीके की क्रिटिसिज्म होती है, एक तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है, और एक होती है जो लोगों की इनसिक्योरिटी से आती है। अब ऋषि अच्छा कर रहा है, ऋषि के साथ लोग वाइब कर रहे हैं ऋषिकेश पे, हाँ, तो मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि उसका मोरल डाउन हो जाए, क्योंकि मैं इनसिक्योर हूँ अपने सपनों को लेके। ये हुआ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये नहीं है। पर एट द सेम टाइम अगर कोई कह रहा है कि ऋषि ये कैमरा का एंगल ना तो अगले बार ये करियो, और ना तू ऐसे करियो, वो आपको फीडबैक दे रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। क्रिएटिव लोगों के साथ चीज ये है कि उनको इंट्यूशंस होती है, उनको पता चलता है कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं। और आपने जो सवाल किया कि ये क्यों होता है, ये क्या बेहतर होता है या नहीं होता है, मैं कहूँगा कि जो भी होता है लाइफ में वो अच्छा होता है। अगर ऐसे लोग हैं जो इनसिक्योर है, तो आप उनको भी जज मत करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी कर रहे हैं आपको। तो जजमेंट के बगैर, जजमेंट के अगेंस्ट आप अपना जजमेंट मत डालिए। आप समझिए कि वो किस मनस्थिति में है,
उनके साथ कुछ हो रहा होगा, शायद उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें डांट दिया होगा, या फिर उनके घर पे कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण वो वहां वो भड़ास नहीं निकाल पा रहे, तो वो आप पे निकाल रहे। आप सबको माफ करिए। हालांकि माफ करने और ना करने का हक हमें नहीं है, वो तो होता रहता है, पार्ट एंड पार्सल है गेम का, पर आप उनको समझिए, आपकी चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी। रही बात की कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। पहले तो अपने आप के लिए ही आप क्रिटिसिज्म, अपने आप को क्रिटिसिज्म मतलब सेल्फ क्रिटिसाइज कर लो आप अपने आप को। सेल्फ क्रिटिसाइज जब आप करते हो तो बहुत सारी चीज, उसको इंट्रोस्पेक्ट बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, जो अब्दुल कलाम ने भी किया है, जो बहुत लोगों ने किया है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ये बहुत जरूरी है, वो आप ही कर सकते हो। कोई दुनिया में आपको नहीं बता सकता कि आप गलत हो या नहीं हो। आपके अंदर की आवाज है, वो आपको बताएगी कि अगर मैं किसी के लिए बुरा कर रहा हूँ तो वो आवाज आएगी, अगर अच्छा कर रहा हूँ तो वो आएगी। अच्छा करने पे, किसी की अच्छाई करने पे अहंकार मत रखो, और बुरा करने का तो सोचो ही मत, क्योंकि ऐसी बहुत दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। कि मैं भी जब अपना जर्नी स्टार्ट किया था तो मैं बहुत सोचता था कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कमेंट आएगा। मतलब मैं एक एक कमेंट पे ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता था कि भाई ये कैसे कोई मेरे पे कमेंट कर सकता है, ऑल्दो वो मेरे नोन में नहीं है, मैं उसे कभी नहीं देखा। एक रैंडम बंदा आके मेरे पोस्ट पे मुझे कुछ क्रिटिसाइज़ करके चला गया, मैं 2-2 3 3 दिन तक उसके बारे में सोचता रहता था कि मेरे को मुझे क्यों बोला ये सब। फिर धीरे 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 ये एक प्रोसेस था, मुझे 2 साल लगे ये सब चीज़ से ओवरकम होने में, कि लोग आते हैं बोलते हैं, वो आपको नहीं बोल रहे हैं, वो उनका थॉट है, वो बस एक्सप्रेस कर रहे हैं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ है जिससे आपको जो आप ले सकते हो तो आप लो, उसे चेंज करो, बाकी उसे इग्नोर करो। मैं तो कहता हूँ कि उन्हें भी रेस्पेक्ट करो, क्योंकि वो टाइम निकाल के आपके वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं और आपका जो ट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है। ठीक है। लेकिन हाँ, क्योंकि शुक्रिया अदा उनको भी आप कहिए। आप कटाक्ष को या कटुता को प्यार से ही हरा सकते हैं। ट्रू। वो जो आज ट्रोल कर रहे हैं, कल आप कुछ ऐसा करेंगे कि वो तालियां बन जाएंगी, वो गालियां वो तब्दील होती है तालियों में, और मैंने देखा है ये होते हुए। और आगे भी बहुत लाइफ है हमारी, हम तो अभी बहुत छोटे से उम्र में है, बहुत आगे बहुत बड़ी लाइफ है, ऐसा बहुत कुछ होता रहेगा। ट्रोल होने से किसको नहीं डर है आज की डेट में? इनफैक्ट बहुत ज्यादा डर लगता है। कमेंट से किसको नहीं फर्क पड़ता है, सबको पड़ता है। जैसे मैंने कहा, जो कह रहे हैं कि नहीं पड़ता वो झूठ है। लेकिन हाँ, मस्तिष्क आपके पास है, आप अपनी मनस्थिति के को पकड़ कर रख सकते हैं। आप बताइए खुद को कि आप 30% जो है, अगर खराब कमेंट आ रहा है तो आप काम किसके लिए कर रहे हैं? 70% के लिए। अगर वो बहुत पुराना कहावत है कि व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक डॉट है, तो आप डॉट पे फोकस रख के खुद को परेशान करिएगा या व्हाइट बोर्ड के लिए काम करिएगा? तो मुझे लगता है जो प्यार देते हैं और जो नहीं देते हैं, उन दोनों को जी भर के आप प्यार दीजिए। एक ना एक दिन उनके सोचने का तरीका बदलेगा, और नहीं भी बदला तो आप यहाँ पे काम करने आए, आप किसी के तरीके को नहीं बदल सकते, क्योंकि आपके सोचने का तरीका कोई आप बदलने नहीं देंगे किसी को। आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे, खुद की खामियों को अपनाएंगे और उससे बदलाव करेंगे जब आपको लगेगा। वो बच्चा होता है ना जिसको कहते हैं कि यहाँ मत जाना, गड्ढा होगा, गिर जाओगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। वो जाता है वहां पे, वो गिरता है, उठता है, तब अगली बार उसको पता होता है कि ये गड्ढा है, यहाँ मैं नहीं गिरूंगा, इसको गिरने पे चोट लगता है। तो आप किसी को एक्सपीरियंस देके वाइज नहीं बना सकते। विजडम जो है सबके अंदर है, विवेक जो है सबके अंदर है। विवेक मेरे मामा का भी नाम है, सॉरी मामा, बट विवेक जो है सबके अंदर है, और सब इवेलुएट कर ही लेंगे कभी ना कभी। दूध का जला तो छाछ भी फूक के पीता है। अब जैसे हम लोग तो 90s के किड हैं, पर आज की जो जनरेशन है जिसे जिनजी बोला जाता है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्रिटिसिज्म और ट्रोल करना उन्हें कूल बनाता है। कि मैं अगर किसी के पोस्ट पे जाके उसे ट्रोल कर दूँ कुछ नए तरीके से, तो लोग मुझे थोड़ा कूल समझेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत बार मेरे साथ केसेस हुआ है कि मेरे पोस्ट पे कुछ लड़के गलत कमेंट कर रहे हैं, और डीएम में आके मुझे बोल रहे भाई तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब पर्सनल आके बोल रहे हैं कि भाई तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तेरे कंटेंट मुझे पसंद आते हैं, और सर करके बात कर रहा है। बट सेम टाइम पे कमेंट पे जाके वो कूल बनने के लिए कोई एक ऐसा कोट लिख रहा है या फिर कुछ ऐसा ट्रेंडिंग क्रिटिसिज्म वाला सेंटेंस लिख रहा है, तो ये मुझे नहीं समझ आता है। एक्चुअली अंदर अंदर हम सब में भी वो ट्रोलर छुपा होता है। ठीक है, हम एक्सेप्ट करें या ना, मैं बहुत ऑनेस्ट बंदा हूँ यार, हम सब में वो ट्रोलर छुपा रहता है। मतलब इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ट्रोल करता हूँ किसी को, नहीं, मैं नहीं करता हूँ, अपने आप को ही कर देता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या है कि इनसिक्योरिटी लेवल लोगों में होता है। वो मुझ में भी हो सकता है, आप में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो अब लोगों को चुनना पड़ेगा कि मैं अपने इनसिक्योरिटी लेवल पे आके, मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है कि ये मुझसे अच्छा करा, तो मैं ट्रोल करके इसको खराब करता हूँ। और इनसिक्योरिटी लेवल बात करते हैं, आप उन्हें अंडरस्टैंड करिए, आप उनको समझिए और माफ कर दीजिए। कहीं मैंने पढ़ा है कि गौतम बुद्धा जो है वो जो भी उनके पास जो भी क्वेश्चन लेके आता था,
वो उसके क्वेश्चन को आंसर नहीं करते थे, वो उसके क्यूरियोसिटी को आंसर करते थे। माफ करूंगा अगर ये इस फैक्ट में कुछ इधर उधर हो, मुझे इतना पता है कि कोई भी मिस्टिक गुरु हो वो कभी आंसर को, क्वेश्चन को आंसर नहीं करता, वो क्यूरियोसिटी को आंसर करता है। और जब आपको पता है कोई आपको ट्रोल करने आ रहा है तो वो मन बना के आ रहा है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और उससे आप अपने काम को अफेक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि आपकी जो इवैल्यूएशन है आपके पास इस टाइम में डेटा है, आपके पास आपके लोग हैं जो आपको प्यार कर रहे हैं। आप कुछ बुरा करोगे तो सबसे पहला सिग्नल आपको ही मिलेगा, ये आपको अंदर अंदर पता है। बाकी जो पीठ पीछे और ये तो दुनिया की नीति है, ये तो चलता रहता है। अभी जैसे आपने गौतम बुद्धा का नाम लिया तो रिलीजियस से इंटरेस्ट मुझे थोड़ा बढ़ गया। आप ऐसे ब्राह्मण हो, बट मैंने आपका उर्दू में रैप सुना था, तो वो क्या कनेक्शन और सीन था? एक्चुअली ये सवाल हर कोई करता है कि आप उर्दू में रैप करते हो, फिर आपका नाम क्या है? तो मैं कहता हूँ सिद्धांत तिवारी। तो ये कैसे? उर्दू यहीं की भाषा है, उर्दू भारतीय ही भाषा है। और मुझे लगता है कि इतनी सारी हमारे पास जब भाषा है तो हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि हमें कहना चाहिए कि ये अच्छा है वो अच्छा है। मुझे लगता है हर भाषा अच्छा है। मैं बंगाली गाने पसंद करता हूँ, मैं नेपाली रैप पसंद करता हूँ, मैं उसके बाद आपकी असम का जो डांस फॉर्म है बिहू, वो पसंद करता हूँ। इतने सारे लैंग्वेजेस है, आप कितने प्यार से कह सकते हो कैमन आछो, और फिर आप कह सकते हो कस्तो छ भाई। फिर आप बंगाली में भी कहते हो कैमन आछो, आप कहते हैं ना। नेपाली में भी आप प्यार से पूछते हो कस्तो छ। बिहारी यूपी में भी आप कहते हैं कि का बहन भैया, का बहन बच्ची, कहाँ हुआ। तो ये जो रियलिस्टिक अप्रोच है लैंग्वेजेस के साथ, मुझे लगता है कि इतनी सारी भाषाएं, इतना सुंदर देश है, इतनी डाइवर्स कल्चर हमारे पास, हमें इन सबको शेयर करना चाहिए। और उर्दू मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि उर्दू और हिंदी दोनों में ही मैं रैप करता हूँ। ये तो एक वो हो गया ना टाइप कास्ट कि आप सिर्फ उर्दू में करते हो, नहीं, उर्दू हिंदी दोनों में करता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ कि जाती ये मसले सारे अक्स है मुआशरे के, चखाओ जो इनका इनका लहजा मुंह बिगाड़ देंगे, लानत शायर पर कलम जो रखे दायरे में, कलयुग में दहशतगर्द सिखाए सुकून के कायदे देख। तो मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, मैं हिंदी में भी लिखता हूँ। सुनना सुनैना जो मेरा गाना है वो हिंदी में ही है। मतलब उसके बाद बहुत सारे गाने, मृत्यु मैंने एक गाना बनाया, वो हिंदी में ही है। ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इसके मायने क्या, ये गलत सही सब सबब सोच के कायदे का, तू अपना रहे बस तेरा कौन है इसमें फायदे क्या, तेरा वजूद तेरे अंदर बाहर साए में ना। तो आप देख रहे कि हिंदी वर्ड और उर्दू वर्ड साथ में जा रहा है। मैं ये बहुत सारे रैपर्स शायद मुझे कुछ बोल सकते हैं इस बारे में, बट मैंने रैपर उतना नहीं सुना, रैपर्स को मैंने बाहर के गाने नहीं सुने। मैं बहुत देसी टाइप का बंदा हूँ, बहुत मिट्टी वाली चीजें पसंद है मुझे, और मैं शायरों को सुन के रैप लिखने लगा। मुझे बस लिखना पसंद है, और वो शायर से इंस्पायर हुआ। मैंने जॉन एलिया को सुना, और मेरे लिए वो कमाल की चीज है, वो एक अलग ही इंसान। उन्होंने कहा भी था मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ, इस बात का बेहद लिहाज कीजिएगा। तो उर्दू का इंस्पिरेशन आपको सुन सुन के आता है। मेरे अंदर ये चीज है कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो भी लैंग्वेजेस मैं सुनता हूँ उसको फिर अपने तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। किसी गाने को सुनता हूँ तो उसको रीराइट करने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलतियां निकाल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने खराब लिखा है, जस्ट मुझे खुशी देती है ये सारी चीजें करना। और उर्दू बहुत अच्छी भाषा है, भारतीय भाषा है, और सारी भाषा बेसिकली बोलते गए भालो भाषा इक्वल्स टू भालो भाषा, और भालो भाषा इज भालो भाषा। तो रैप आजकल पता है, रैप का इमेज ऐसा है कि आप रैप में थोड़ा तोड़ फोड़ करो, थोड़ी गाली दो, थोड़ा डिस करो एक दूसरे को, या थोड़ा रॉ रखो एकदम, तभी वो रैप है, वरना वो रैप नहीं। बट मुझे सच में आपका रैप सुन के ऐसा लगता है कि आप स्वीट सिंपल तरीके से भी रैप गा सकते हो और एक ब्यूटीफाई कर सकते हो चीज़ों को रैप से। तो आपके लिए इंस्पिरेशन कौन है रैप का? रैप में फारिस शफी, उन्होंने कहा भी है कि मैं करूँ इनको डिस क्यों, मैं करूँ इनको डिस ओन। लोग तलहा अंजुम को सुनते हैं, नो डाउट इज अ वेरी फाइन रैपर। तलहा अंजुम भी काफ़ी जॉन एलिया की चीज़ों को उनकी बात, उनको सुन के इंस्पायर्ड है। दिल की तकलीफें हम नहीं करते, अब कोई शिकवा हम नहीं करते, ऐसा कुछ है। माफी तलाफी की काफी पराई काम नहीं, जी आप वो लेती मेरा नाम नहीं। एक्चुअली ये गुमान गाना जो है, गुमान जॉन एलिया का है, और उसका जो शेर है ना वो ये है कि शर्म दहशत झिझक परेशानी ये सब नाज से काम क्यों नहीं लेती, जी तुम मैं ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो आप देख रहे हो कि इंस्पिरेशन चारों तरफ है। अगर कोई इंस्पायर होके कर रहा है तो रैप फॉर्म में मुझे लगता है कि हर इंसान जो कोई डिस कर रहा है या फिर बैटल कर रहा है, ये एक हिप हॉप का एक पैटर्न है। हाँ। और उसका ये फ्लेवर है कि कोई रैपर डिस कर रहा है एक दूसरे को, तो वो कल्चर में है, मैं उसको बुरा नहीं बोलूंगा। जस्ट बिकॉज मैं वो पद्धति या फिर वो पैटर्न नहीं अपना रहा हूँ, उसके लिए वो काम कर रहा है और वो उसके लिए शायद वही हिप हॉप है, तो उसके लिए जो हिप हॉप है वो करे।
हाँ, मुझे पर्सनली फील होता है कि मैं कभी मैं ऐसा तो नहीं है डिस नहीं करूंगा किसी को, किसी ने किया तो जवाब तो देना होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पार्ट है, ये हिप हॉप कल्चर है। आप डिस कर रहे हो, आप गाने पे किसी ने कुछ बोला, आपने उसको बोला, फिर दोस्ती भी हो जाती है लोगों में। इंडियन हिप हॉप सीन की मैं अगर बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। जिसके जो तरीका है, जिसको जो अच्छा लगता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हर उस शख्स को वो मुबारक हो। मुझे लगता है कि गाने में, मेरे गाने में एक्चुअली मैं एक आर्ट फॉर्म के तरीके से देखता हूँ कि मेरे गाने में थोड़ी मिठास हो, थोड़ा कुछ मतलब हो, मकसद हो गाने का, बस यही है। और बाकी कोई ऐसा मुझे दिक्कत नहीं है कि कोई किसी को डिस करे या कोई ना करे, या कोई ट्रैप बना रहा है, कोई आरएनबी बना रहा है, मेरे लिए सब गाने हैं। मैं कौन हूँ जज करने वाला किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान की आपने बात की, पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे रैपर, इतने अच्छे अच्छे सिंगर हैं। तो मुझे एक आर्टिस्ट है जो बहुत ज़्यादा पसंद है, ताला अंजुम। तो एक जो रैपर है वो अभी आए, पर बहुत पहले एक बिलाल सईद। बिलाल सईद, उनके जो गाने हैं, उनके गाने हाँ। मतलब टीनेज टाइम था हम लोग का, और उनके गाने मैं सोचता था कि ये क्यों नहीं इंडिया के हैं। अगर इंडिया में होते, इनका शो होता तो मैं जाता, बट अब इनके शो होते हैं, वो बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। बट आपने उनके गाने सुने? हाँ मैंने सुने, आधी आधी रात, वही है हाँ। ना। हाँ मैंने सुना है, और बिलाल सईद को किसने नहीं सुना है। देखो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट ना हर बाउंड्रीज के परे होते हैं। आप यहाँ बैठ के किसी भी आर्टिस्ट को सुन रहे हो, किसी भी कंट्री के हो, ठीक है, आप उनको सुन रहे हो, बहुत अच्छे लगते हैं, उस पार भी लोगों को यहाँ के काफी लोग पसंद है, वरना शाहरुख खान ग्लोबल स्टार नहीं होते, राइट। तो आर्टिस्ट जो है वो किसी स्टैम्प के साथ नहीं आता, वो किसी मार्क के साथ नहीं आता, क्योंकि उसको बस एक चीज आता है। व्हेन आई से दैट आई हैव दिस गूज़बम्प, उसको सिर्फ एक चीज आता है, क्रिएट करना। एंड इसीलिए पिछली बार राहुल चक्रवर्ती आपके शो पे आए थे, उन्होंने कहा था क्रिएट डोंट हेट। तो वही मैं भी फॉलो करता हूँ कि क्रिएटिविटी जहाँ पे है, जब मैं था तब हरी नहीं, जब हरी थे तब मैं नहीं, प्रेम गली अति सागरी जामे दो ना समाही। जहाँ आर्ट है वहाँ ईगो टैग नहीं है, जहाँ ईगो है वहाँ आर्ट नहीं है। और प्रेम का गली, क्रिएटिविटी का गली इतना पतला है, या ईगो रह सकता है या आर्ट फॉर्म। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं बोहेमिया, उनके बोहेमिया, वो अपने टाइम से बहुत आगे थे। उनके वीडियोस देख के लगता है आजकल वीएफएक्स आ गया है, इतनी सारी गाड़ियाँ दिखाते हैं सभी। वो अपने टाइम पे ऐसे ऐसे गाने और ऐसे ऐसे चीज़ें वीडियो में दिखा लेते थे जो अनरियलिस्टिक लगता था। अब वैसे गाने नहीं बनते। मुझे लगता है हम जिस तरीके से परसीव कर रहे हैं, लोग आज की जनरेशन, उनको कुछ और चीज़ में मज़ा आता है। आज की जनरेशन मतलब जेनजी, तो जैसे हमें जेनजी के स्लैंग कई बार मेरे को तो कुछ भी नहीं पता है भाई उस बारे में, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको एकदम नकार दें, वो उनके लिए कुछ हो सकता है। बोहेमिया पाजी या कोई भी आर्टिस्ट, हम बहुत खुशनसीब हैं कि कुछ कुछ ऐसे आर्टिस्ट हो, चाहे वो राइटर हो, सिंगर हो, रैपर हो, कुछ ऐसा लिख देते हैं जो आज से 10 साल बाद समझ में आता है। तभी इम्तियाज अली की रॉक स्टार जो है अब जाके लोगों को समझ में आती है। तभी जॉन एलिया की वैल्यू जो है अब के जनरेशन को समझ में आती है। अभी जो 15-16 साल का लड़का है जो जॉन एलिया के पोस्ट को इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहा है, या रामधारी सिंह दिनकर के पोस्ट को शेयर कर रहा है, इसका मतलब यही है कि आर्टिस्ट हमेशा से अपने टाइम के अहेड ही होते हैं। हम लोग ने बहुत इंटरनेशनल और बाकी बड़े बड़े आर्टिस्ट के बारे में बात कर ली, पर ऐसे ही जैसे कि हम लोग दोनों एक छोटी सी जगह से आते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिस्ट भरे। मैं जानता हूँ हमारे लोकल एरिया में बहुत। तो यहाँ के कुछ आर्टिस्ट के बारे में बताइए जिनको आप पसंद करते हो या जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम लूंगा, और साथ में निशांत यादव। हाँ। निशांत यादव है, उसने बहुत काम करा है मेरे साथ, और हम दोनों ने पहली फ्लाइट साथ में ली थी। निशांत अगर ये सुन रहा है तो वो हंसेगा बैठ के, बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। निशांत यादव, ऋषिकेश जो मेरे साथ बैठा है, इसलिए नहीं कि साथ बैठा है, ये जानता है मैं बहुत रियल और रॉ बंदा हूँ। उसके बाद अगर मैं रैपर की बात करूँ तो मुझे अनुपम बोल की एक बंदा है, कोची कोबी उसका स्टेज नेम है, वो बड़ा पसंद है। हमारे ही साइड से अरुण यादव है, भोजपुरी में रैप करते हैं, भोजपुरी हिंदी में बहुत अच्छे कलाकार है, वो एक आर्टिस्ट है। राहुल सागर है, मुझे बड़ा पसंद है। हमारे हावड़ा में इतना टैलेंटेड है, एक्चुअली मुंबई के लिए होगा नाला सुपारा, विद ड्यू रेस्पेक्ट, हमारे लिए तो लिलवा ही है यार। लिलवा में इतने डांसर्स, इतने रैपर्स, मैं आपको बताऊं कि लिलवा से एक और रेडियो जॉकी है, उसको भी शाउट आउट देना चाहूंगा, शोभिक कहकर है, वो एक रेडियो टीम में है, तो ही इज अ आरजे फ्रॉम लिलवा, शोभिक हमारे लिलवा का है। एंड देन अरुण यादव की मैंने बात की, सीखरीवाल है, झारखंड बिहार सीखरीवाल है, वहाँ उसको रिप्रेजेंट करता है।
श्रेयांश कहकर है जो मेरा टीम पार्टनर है, साथ ही साथ ओल्ड बॉय है, ओल्ड बॉय कहकर है, पुरकायत साहब ओल्ड बॉय, वाइसर है, वाइसर नाम है उनका शायद, वो है। ऐसे बहुत सारे रैपर है। स्टैंड अप में हमारा सूर्या है, सूर्या भी है, सूर्या वो मेरा दोस्त रह चुका है, श्री जैन विद्यालय में हमने दोनों ने पढ़ाई की है। उसकी खैर एसी वाली कमरा था उसके पास, हम कॉमर्स में थे तो हमारे लिए एसी वाला कमरा नहीं था, हमें सिर्फ कंप्यूटर टाइम में मिलता था। देन सूर्या बहुत अच्छा इंजीनियर भी है और बहुत अच्छा कॉमिक भी है। आप हावड़ा की बात कर ले तो और कहीं की भी बात करें। साथ ही साथ अगर मैं बहुत सारे आर्ट फॉर्म से रिलेटेड रहा हूँ। डांसर्स में बोलूँ तो अमित कहकर है, हमारे बामनगाछी से है। हाँ। अमित वो एक डांसर है, काफ़ी मुझे ये लगता है। और जब जिस गली से मैं आता हूँ, जिस जगह से मैं आता हूँ, मैंने किसी को देख के इंस्पायर हुआ कि हाँ ये बंदा डांस कर रहा है। वैसे ही मुझे नहीं पता, मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, इट्स जस्ट कि अगर मैं डांस कर रहा हूँ तो उस टाइम में बहुत लोग होते थे कि हाँ ये प्रिंस मेरा निकनेम है, प्रिंस यहाँ जा रहा है, तो उन लोग ने भी स्टार्ट किया, उनकी मेहनत है। आज वो लोग बहुत जगह, रेड बुल जैसी जगहों पर बहुत जगह पे आज पूरे हावड़ा को रिप्रेजेंट करते हैं या पूरे कोलकाता बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे ही गली से, हमारे ही हावड़ा से। तो उनका नाम भी है और उन सबका नाम क्या मैं बोलूँ, मुझे एक नाम नहीं लेना होगा। वो सारे बच्चे जो थे ना अब इतने बड़े बड़े हो गए, इतने बड़े बड़े लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, टीवी पे आते हैं। हाँ, बहुत खुशी होती है। अंकुश आयुष दोनों ब्रदर है। हाँ आयुष है, आयुष और अंकुश मेरे बहुत करीबी है, वो भी जानते हैं मुझे। आयुष तो उसका छोटा भाई है, अंकुश से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है और अंकुश भी बहुत मेहनत, हम साथ में एक्चुअली प्रैक्टिस करते थे। हालांकि उम्र में मुझसे छोटा होगा, बट लिलोआ में वो भी प्रैक्टिस करने आता था। बड़ा बड़ा मेहनती है। मुझे एक चीज बहुत कमेंडेबल लगता है कि बंगाल में जितने भी आर्टिस्ट, मैं सिर्फ हावड़ा की बात क्यों करूँ, बंगाल की मैं बात करूँ, यहाँ की मिट्टी में है वो चीज, वो है। वो आप कहीं से भी आए हो, अगर आप यहाँ पे हो तो आपके अंदर कुछ ना कुछ कीड़ा होता है क्रिएटिविटी का, क्रिएट करने का। मुझे नाम नहीं याद आ रहे, इतने लोग हैं, तो यही डिफाइन करता है कि कितने सारे टैलेंट है हमारे हावड़ा में यार। आप कोलकाता छोड़ दो, कोलकाता में तो बहुत सारे, हावड़ा में इतने आर्टिस्ट हैं, मेरे जान पहचान के इतने आर्टिस्ट है अलग अलग फील्ड में। एक प्राक्षित दुबे बोल के एक प्रकाशित दुबे, अरे मैं हाँ प्रकाशित दुबे इतना अच्छा कर रहा है, वो इतनी अच्छी एक्टिंग करता है। लाइक मैं बता रहा हूँ ना कि वो जेम है, आने वाले टाइम में वो जेम, मैं आज हम लोग पॉडकास्ट में उसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर में वो पॉडकास्ट करेगा बड़े बड़े लोगों के साथ। प्रकाशित दुबे अभी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ था। मैं एक जगह एंकरिंग करने गया था, प्रकाशित मेरे साथ गया था, बड़ा मानता है। प्रकाशित को मैं कहता हूँ, मैंने उसको मैसेज भी किया था कि तू यूट्यूब नहीं, तू OTT या फिर बहुत अलग दुनिया के लिए बना है। उसकी एक्टिंग में अगेन बहुत काइंड, बहुत सिंपल है प्रकाशित। कुछ दिन पहले ही मिला था मुझे, बात कर रहे थे इस बारे में, उससे भी मेरा मिलने का बातचीत है। तो बड़ा ही टैलेंटेड लड़का है यार, बड़ा ही टैलेंटेड। और हावड़ा में सिर्फ डांसर नहीं, सिंगर्स भी एक से एक है, रैपर भी एक से एक है, और पूरे बंगाल में। तो मैं दिल से सबको, अब मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ कहाँ है, जो भी लोग हैं, जो भी सपने देख रहे हैं, जो भी इस वक्त काम कर रहे हैं अपने अपने जगहों पर, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। क्योंकि इस दुनिया में अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ आर्ट फॉर्म परस्यू करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है आप करते रहिए, प्लीज करते रहिए। और मैं पहला इंसान हूँ जो आपको शुक्रिया बोल रहा हूँ इसको करने के लिए। मुझे नहीं पता आपके साथ कौन है, पर मैं हूँ, मैं हर दिन दुआओं में आपको रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे बस 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपके लाइफ के बारे में, कि अभी तक का आपके लाइफ में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है और सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस? बेस्ट एक्सपीरियंस किस मामले में? ओवरऑल लाइफ में, कि ये सबसे बेस्ट दिन था मेरा आज का। सबसे बेस्ट दिन था मेरा आज, सबसे बेस्ट दिन, ये अच्छा सवाल है क्योंकि जो सवाल पे सोचना पड़ जाए वो अच्छा सवाल होता है। मुझे लगता है कि एक बार मैं एक कॉलेज में एंकरिंग कर रहा था, हालांकि मैंने बड़ी एंकरिंग की है कॉलेज फेस्ट में। मुझे लगता है कि मैं शिवनाथ शास्त्री गर्ल्स कॉलेज में एंकरिंग कर रहा था। और वहाँ पे मेरे एंट्री के पहले मेरा एक ये चलाया जाता है कि सिद्धांत, ये वो चलाया जाता है। फिर मेरे साथ एक एंकर थी वहाँ पे, हर्ष कौर वीरे, बहुत हर्ष कौर बहुत पॉपुलर एंकर है अभी, और बहुत टाइम से वो भी एस्पायरिंग एंकर थी। और उसने अभी जो ट्रेडमार्क बेंचमार्क सेट किया है वो कमाल है, लाजवाब है। वो भी मेरे साथ थी, और वो हम दोनों के लिए, आज मैं भी अग्री करता हूँ कि वो हम दोनों के लिए सबसे खूबसूरत दिन था। उस दिन क्राउड की आवाज़, मेरे नाम पे क्राउड की आवाज़, और जब जब मैं श्यामा प्रसाद के स्टेज पे होता हूँ, नजरुल मंच पे होता हूँ,
जब जब मैं किसी भी कॉलेज फेस्ट पे होता हूँ, मेरे लिए वो बेस्ट दिन होता है यार। मतलब उस दिन ऐसा लगा था कि आज तोड़ दिया। हाँ, ये मुझे लगा कि जब मैंने सिक्किम में 5 गोल्ड मेडल ले लिए थे लगातार, 3 में 3, 2 में 2, 5 में 5, ऐसे करके जब मैं गया मुझे लगा कि हाँ ये मेरे लिए बेटर दिन है। और रिसेंटली टिग्मांशु सर मेरे साथ, मैं मिला था उनको लिटरेरी मीट में, वो मेरे साथ खड़े थे, बात कर रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था। मेरे लिए वो दिन बड़ा अजीज दिन था, क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर के फैन हम कौन नहीं है, रामाधीर सिंह सर बिल्कुल बड़े काइंड है। उन्होंने लिखा मेरे नाम पे कि सिद्धांत, डियर सिद्धांत बोलते रहो, ऑटोग्राफ मांगा। मैं ऑटोग्राफ ही मांगता हूँ, मैं भी मांगता हूँ। और हालांकि मैं किसी को नहीं देना उचित समझता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बस इस दुनिया में एक जरिया हूँ, जो लोगों के ख्वाबों को पे उनकी मदद कर सकूँ या कुछ भी कर दूँ। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं, लोगों के लिए रहना चाहता हूँ, उनकी चेहरों पे स्माइल लाना चाहता हूँ। तो मैं बस जरिया हूँ। और मैं शून्य पे सवार हूँ, जाकिर खान ने बोला ना, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, मैं मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद के हर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। मैं कहता हूँ कि ज़रूरत हो कंबल की, ठंड में आता हूँ, शायद कयामत हो इसलिए अंत में आता हूँ। बिल्कुल। मेरा भी एक किस्सा है ऐसा जहाँ मुझे लगा था कि मैंने तोड़ दिया। बिल्कुल। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, तो ऑब्वियसली मैं जब कॉलेज में था इंजीनियरिंग कर रहा था, तो पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था, क्योंकि बहुत कोर सब्जेक्ट मैंने ले लिया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो मैं ज़्यादातर फैशन शो करता रहता था, डांस, मैं भी एक डांसर था, मैं डांस परफॉर्म करता रहता था। तो जैसे कि आपने बताया ना कि स्कूल में आप क्लासेस चल रहे हैं पर आप कूल लग रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, तो मेरा भी वही किस्सा था। तो मेरी एक टीचर थी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आज भी, उन्हें ये खलता था। ये बोलते हैं लोग, ठीक है, जितने भी टीचर है आप देख लीजिए ऋषिकेश को, ये हम लोग सब बोलते हैं, लेकिन नहीं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने शायद मेरे पेरेंट्स को बुला के मुझे बिना बताए उन्होंने कंप्लेन किया कि ये क्लास में नहीं रहता है, ये हमेशा बाहर रहता है, हर चीज़ों में रहता है, पढ़ाई छोड़ के सारी चीज़ों में रहता है। तो शायद कुछ आर्गुमेंट हो गया था उस समय, मैं भी इमेच्योर था आज से कुछ साल पहले, तो उस समय वो ले नहीं पाया था शायद। तब बहुत सारे टीचर्स ने कमेंट किया था कि ऐसे लड़के होते हैं जिनकी वजह से कॉलेज का नाम खराब होता है और फिर इनकी जॉब नहीं लगती, तो ये लोग स्ट्राइक करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्राइक होती है। बट मेरे लिए तोड़ू दिन तब था जब पूरे उस क्लास में सबसे हाईएस्ट पैकेज लेने वाला लड़का मैं था, और वो टीचर मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि आप अपना फोटो एंड ऑल सब भेजो, हमें मैगजीन में छापना है कि आप सबसे हाईएस्ट पैकेज लिए। एडिट करके तूने मेरा इमेज मीम बना दिया, भाई ने सबसे बड़ा पैकेज लेके सीन बना दिया। सीन बना दिया। तो वो दिन ऐसा लगा था कि मैंने कुछ तोड़ा है बस। हम लोग हर दिन ही तोड़ते हैं। वो दशरथ राम मांझी ने कहा ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है मेरे लाइफ में ऐसा बहुत मौका आया। एक बार मेरी माँ, मॉम तो खैर बहुत ज्यादा कूल साउंड करता है, पर मैं माँ कहना चाहूंगा, मेरी मम्मी और मेरे पापा, मनी स्क्वायर की स्क्रीनिंग पे मेरा गाना निकला था, सुनना सुना है ना, वो स्क्रीनिंग हुआ था और उन दोनों पे स्पॉटलाइट था, साथ में मेरी भांजी भी थी, ताशू बाबा। और वो मुझे लगा ना कि हाँ ये उनके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा सपना मेरे से ज्यादा बाकियों को खुशी देता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत सारे तोड़ू दिन है सिक्किम में कहूँ मैं, दर्शन रावल के लिए मैंने 2 बार एंकरिंग की, सेंट पॉल्स कॉलेज के नेक्सस वाले उसमें बहुत एंकरिंग की, कॉलेज का नाम कट गया, इस कॉलेज में बहुत सारी एंकरिंग की। और जब जब लोगों का प्यार, अगले दिन बहुत ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट आता था, थोड़ा सा मजा आता था। हाँ, लेकिन उसके बाद ये अप डाउन चलते रहता है। और कोई भी चीज ना रहती नहीं है। हमारा शरीर है, जवानी, बुढ़ापा और बचपन आता जाता है, शरीर रहता है। और जो प्राण है ना, वो ऐसा है कि जैसे म्यूजिक, हम सब एक फ्रीक्वेंसी है म्यूजिक की। और इसलिए शायद मैं रेडियो के बहुत कनेक्टेड हूँ, क्योंकि 104.8 इश्क एफएम, यहाँ थोड़ा प्रोमो भी कर दे रहा हूँ, इस पर मैं अर्ज हूँ, 12 से 5 आता है, सुन लेना। हम सब एक फ्रीक्वेंसी है। और आप वाइब में बिलीव करते हो ना कि वाइब मैच करता है। हाँ, आपसे मेरा करता है, तभी मैं इतना बात कर पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं हाई तक नहीं बोल पाता। इस पे हाई बददुआ लग सकती है, पर कोई बात नहीं मैं हाई तक नहीं बोल पाता अगर वाइब नहीं करती है मैच। और मुझे बड़ी चीजों में, बड़े माहौल में दम घुटता है। मुझे चाहिए लिट्टी चोखा माहौल चाहिए। मुझे चाहिए नॉर्मल लोग जिनके सपने उनसे बड़े हो, और वो सपनों को पूरा करने के लिए सोचते हो। हाँ, थोड़ा डाउन होते हैं हम सबके लाइफ में आता है। वर्स्ट एक्सपीरियंस आपने कहा था ना, मुझे लगता है जिस दिन मैंने अपनी मम्मी को कंधा दिया, वो सबसे वर्स्ट चीज हो सकता है। और आखिरी 3 दिन मैं उनके साथ नहीं था, उन्होंने खाना निकाला, मैंने कहा आके खा लूंगा ना, कहाँ जा रही हो। पर मैं सबको कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपके लाइफ में हैं,
उनको उस वक्त वैल्यू करो, उनको उस वक्त ही समझो, उनको उस वक्त प्यार करो। आज ही अपने मम्मी पापा को ये पॉडकास्ट देखते ही गले लगा लो, ठीक है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है गिले शिकवों के लिए। और खैर मैं तो सब कुछ हारा हुआ हूँ, और इतना हार गया हूँ कि अब हिस्से बस जीत बची है, ये मैं सोचता हूँ। पर वो चीज़ ना लड़के को मर्द बना देता है। True. और बहुत तरीके से बिखर जाते हैं, पर फिर वहां से खड़ा होना, क्योंकि वो गेम हो जाता है। जब आपकी सोल किसी के जब आप सॉरी जब वो एनर्जी आपके साथ रहती है, आपके अंदर रहती है, तो आप ऐसी बातें करते हुए मुस्कुरा सकते हो, और ये बोलने में हिम्मत लगती है। और वो हिम्मत भी वहीं से आती है, वो सोर्स जिसको हम कहते हैं ना डिवाइन पावर। बहुत थिन डिफरेंस है रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअल होने में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ या बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं टैग से परे हूँ। आज कुछ कर रहा हूँ जो अच्छा लग रहा है, कल शायद कुछ ऐसी गलती हो जाए जो लोगों को खराब लगे। हूँ तो इंसान ही ना, और इंसान से एरर होती है। मुझे लगता है कि आप लोग जो भी हैं, जहाँ भी हैं इस वक्त, जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जिंदगी जीजिए। जिंदगी आप हैं, आपकी जिंदगी नहीं है। आप मोहब्बत बन जाते हैं, आप मोहब्बत करते नहीं है। ये मैंने नहीं, मिस्टिक्स ने कहा है, रहस्यवाद जिन्होंने फिलोसॉफी पढ़ी उन्होंने कहा, बहुत लोगों ने कहा ये चीज, यू डोंट डू लव, यू आर लव, यू डोंट हैव अ लाइफ, यू आर अ लाइफ। तो उसको एंजॉय करिए और कहिए जिंदगी जिंदाबाद। जिंदगी जिंदाबाद। आज इस पॉडकास्ट से मैं बहुत कुछ लेके जाने वाला हूँ, सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए। मैंने इतना कुछ सीखा आपसे, इतनी सारी मैंने भी सीखा आपसे, मैं सीख ही रहा हूँ। इतनी अच्छी एनर्जी हम लोग ने शेयर की, शायद ऑडियंस भी बहुत कुछ लेके जाए। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग हैं, जो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, तो उसके लिए आप जैसे लोग इंस्पायरिंग बने, बोले, देखे कि आप सिर्फ भैया कहाँ से आए और आप कहाँ पे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो भी छोटे से जगह से आ रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़े स्टेज पे जा सकते हैं। इस पॉडकास्ट का ये था। ये पॉडकास्ट बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, ये हम लोग रॉ रखे थे। हमारी जो भी ये थिंकिंग है, पॉडकास्ट मेरी लाइफ की तरह है, अनस्क्रिप्टेड, अनस्क्रिप्टेड, अनफिल्टर्ड एंड रॉ। अनफिल्टर्ड। कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं था कब क्या पूछना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये जो रॉ था, ये मुझे बहुत पसंद आया। मैं पहली बार इतना रॉ के बात किया हूँ, इतनी बात शेयर किया हूँ, तो ये पॉडकास्ट मेरे लिए हमेशा क्लोज रहेगा। और भैया तो है ही हमेशा क्लोज। तो कुछ एक चीज़ जो आप ऑडियंस को बोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आई वांट टू थैंक एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब इनका चैनल। ये सबसे पहली बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जो लोग आने वाले, जो लोग सपने देखने वाले, वो क्यों आएंगे और कब आएंगे? जब आप इनको प्यार करोगे, आप ऋषिकेश को प्यार करोगे, तो आप मुझसे जितना प्यार करते हो उसको थोड़ा ट्रांसफर कर दो, ऋषिकेश की ओर दे दो, ठीक है? बाकी ऋषिकेश मेरा प्रमोट कर देगा। ये सब हमने प्लान किया था कि हम लोग एक दूसरे को कैसे वहाँ या स्नो फाफा करके प्रमोट करेंगे। बात पे आते हैं कि आप लोग जहां भी हैं अभी मजे करिए, लाइफ जिए। एक बात है कि रंगो रस की हवस और बस, मसला 10 तरस और बस, यूं बुनी है नसें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। तो एक नस टस से मस कब हो जाए और बस कब हो जाए, ये एक शायर ने पढ़ा है, तो मैं कह दिया। तो ये कब हो जाए ये नहीं पता, तो जितनी जिंदगी है उसको जियो, आसपास से लोगों को प्यार करो। और जैसे हम इश्क एफएम पे कहते हैं, डू दी इश्क बेबी, वैसे इश्क करते रहो, खुश रहो। और मैं बड़ा नूब हूँ यहाँ पे बैठ के, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये इन लोगों की देन है। इसके पीछे जो लोग हैं उसको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम भूल जाते हैं हर इंसान को क्रेडिट देना। आसपास के लोगों को क्रेडिट दो, क्रेडिट कार्ड मत दे देना, दिक्कत हो जाएगी, मेरे पास तो है भी नहीं। हाँ, तो आसपास के लोगों को क्रेडिट दो, ऐसे बात बात में मस्ती करो, मजाक करो, प्यार बांटो, मुस्कुराते रहो, और कुछ नहीं तोड़ सकता। जब तुम सब कुछ हारे हो तो तुम्हारे हिस्से जीत बचती है। खुश रहो गाइस। और जाते 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 एक शेर मैंने जो लिखा है वो मैं कहना चाहता हूँ। और उसके पहले एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ कि इस बीच इस पॉडकास्ट में अगर मुझसे और मेरे छोटे भाई से, या ये छोटे भाई के बड़े भाई से कुछ भूल त्रुटि हो गई तो मैं माफ करिएगा। मैं ऐसा कुछ प्रोफेशनल नहीं है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। हमने एक पॉडकास्ट किया जहाँ दिल से बात कर रहे हैं, तो उसी दिल से एक ख्याल लिखा है, बोल दो ऋषिकेश। इरशाद। ऋषिकेश को देख के भी खुशी होती है यार कि कभी जिम पे फ्लेक्स करता है। फ्लेक्स मतलब वो शो ऑफ नहीं, बहुत मेहनत करता है पीछे। कभी मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो वो वहाँ भी काम करता रहता है, बड़ा देखता हूँ यार। बहुत लोग हैं हावड़ा में, सभी को प्यार, सभी को, कोलकाता इंडिया सबको प्यार। बाकी जाते जाते इतना कहना चाहूँगा कि जो भी भूल त्रुटि हो उसको माफ करें, और
मुझ पे थोड़ा सा रहम करें। एक ख्याल लिखा है मैंने कि कितने तोड़े जा सकते हो, कितने तोड़े जा सकते हो जितना तोड़ा जा सकता है, कितने तोड़े जा सकते हो जितना तोड़ा जा सकता है, कितने तन्हा रह सकते हो जितना छोड़ा जा सकता है, कितने तोड़े जा सकते हो जितना तोड़ा जा सकता है, कितने तन्हा रह सकते हो जितना छोड़ा जा सकता है, कष्ट से गम क्या दूर होते हैं, थोड़ा थोड़ा जा सकता है, मौत तो कफन की निशानी है ना, जिंदगी क्या उड़ा जा सकता है, कितने तोड़े जा सकते हो जितना तोड़ा जा सकता है, कितने तन्हा रह सकते हो जितना छोड़ा जा सकता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यही यू सारी ऋषिकेश, चीजें थैंक यू बुलाने के लिए, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल, और हम लोग मिल के करते हैं। बिल्कुल। और इश्क एफएम पे ट्यून करिए और भैया का शो देखिए। 104.8 इश्क एफएम, 12 से 5 ये मेरा शो आता है। बहुत बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपनी कार पे लगाओ और स्विच करो रेडियो पे, आप स्विच करके देखो। आप अगर यूट्यूब पे या कहीं पे गाना लगाते हो, ऐड आता है, ये आता है, वो आता है, पर आप रेडियो में जाओगे ना तो आपको सरप्राइज मिलेगा कौन सा गाना आने वाला है, कौन सा नहीं। भैया की मीठी मीठी बातें, थोड़ी अच्छी रैप, भैया बीच बीच में रैप करते हैं, तो वो सारा एंटरटेनमेंट है और वो रॉ एंटरटेनमेंट है। तो इश्क एफएम पे ट्यून करो और चिल करो। थैंक यू, डू द इश्क बेबी। और हाँ, वाइब करते रहना ऋषिकेश के साथ। थैंक यू।